फलारी बाबा और मेरे साथ सभी राष्ट्रवादी करणी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी मेरे सामने बैठे मेरे छोटे बड़े भाई, सभी को प्रणाम। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार आशीर्वाद। देखिए, आज समस्याएं अनेक हैं, संगठन भी अनेक हैं, नेता भी बहुत हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं है। हम लगभग पिछले 8-10 साल से करणी सेना में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री लोकेंद्र कालवी साहब ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी और उसी समय से भाई साहब किरणपाल जी, योगेश जी, लोकेंद्र जी, दीपक जी, मनोज जी, केपी जी, हम लगभग 8-10 लोग उसी समय से, बहुत लोग जुड़े, कुछ लोग निकले, लेकिन आज तक हम 8-10 लोग चलते आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में करणी सेना को खड़ा करने का हमने काम किया। लोकेंद्र कालवी जी का देहांत हो गया और देहांत के बाद में पदों की लड़ाइयाँ हुई, करणी सेना में बिखराव हुआ, अलग अलग गुट बने और सभी अपने, कोई राजस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से बन गए, लेकिन हम फिर भी उसी में बने रहे और चलते रहे। उसके बाद हमारे जो यार दोस्त बैठने उठने वाले हैं, सभी का मन होता है, कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई बनिया है, कि भाई हमें भी जोड़ो, करणी सेना तो बहुत अच्छा संगठन है। क्योंकि करणी सेना को हमने इस तरह से प्रचार प्रसार किया, इस तरह से उसकी कार्यशैली को किया कि जहां करणी सेना के किसी सिपाही ने जाके कह दिया मैं करणी सैनिक हूं, तो किसी की औकात नहीं उसकी तरफ से नजर करके देखी। इस तरह से हमने करणी सेना में काम किया। तो उसको देखते हुए, सभी सवर्ण जातियों को देखते हुए, हमने फिर एक प्लान किया कि भाई क्यों ना एक सेना ऐसी बनाई जाए जिसमें हम सबको साथ लेके चल सके। तब सभी का सुझाव बना, राष्ट्रवादी करणी सेना का निर्माण हुआ और आप सभी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से काम करते आ रहे हैं आज तक, उम्मीद करूंगा कि उससे और ज्यादा मैं समय भी दे सकूं और काम कर सकूं। आज अभी हमारे भाइयों ने 2-3 मुद्दे रखे थे। सबसे पहले मैं टोल पे ही बात करूंगा कि हमारे गौतम बुद्ध नगर में ही एक डीएनडी टोल हुआ करता था। डीएनडी को आज खत्म कराने का काम कैप्टन विकास गुप्ता जी, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और उन्होंने हमसे कहा कि भाई देखो, मैं कानूनी कार्रवाई में करूंगा, क्योंकि इसकी कमजोरियां जहां जहां इसमें खामियां हैं उनकी मुझे पता है, और बाकी मैन पावर का काम आप करिए। तो हम यहाँ से जेवर से, रबूपरा से, फलेदा से, नोएडा से इकट्ठा, हजारों लोग इकट्ठा कर करके हम जाते थे और वहाँ नोएडा में पूरे में हम आंदोलन करते थे। डीएनडी को कितनी बार जाके हमने वहाँ तोड़ फोड़ की, फ्री किया उसको। और जब हम वहाँ जन आंदोलन इतना बड़ा हो गया तो उसके बाद उसको डीएनडी को सरकार को खत्म करना पड़ा। उसमें बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े नेता, उसमें 8-10 लोगों की एक लॉबी थी जिन्होंने, वो बहुत बड़ा घोटाला उसमें था। आज डीएनडी फ्री है। जेवर टोल की जो लड़ाई है वो हम लड़ते आ रहे हैं वर्षों से कि भाई कम से कम जेवर पे जो लोकल उतार है, तहसील है हमारी, कोर्ट है हमारा, वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस भी वही है, तो हमारा लोकल आदमी 4 बार अगर जाएगा तो 800 रुपये हो गए, 100 जाने के 100 आने के। 800 रुपये क्यों देगा भाई? लेकिन जब हमारा दबाव टोल प्रशासन पे बनता है तो जाके कहीं ना कहीं कुछ किसान यूनियन जाकर के उन्हें फुलसा देती है। क्योंकि मैं नहीं कहना चाहता कि बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ हमारे राजनेता भी नहीं चाहते कि भाई इस तरह की चीजें हों। और देखते ही देखते जेवर टोल तो खत्म नहीं हुआ, फलेदा पे टोल और लगा दिया गया। और आए दिन मुझे लगता है कि महीने में 1-2 वारदात इस टोल पे हो जाती है, मुझे पता लग जाता है, फोन भी आते हैं। फलेदा और गढ़ी हम सब एक ही भाई भाई हैं, और एक टोल के लिए अगर आपस में हम लड़े तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत। तो एक बात तो आप नोट कर लो कि आप मेरा मोबाइल नंबर और लोकेंद्र जी का मोबाइल नंबर, हम अभी जाएंगे टोल मैनेजर को यहाँ बुला करके उसको ये समझाएंगे कि अगर कोई आदमी यहाँ कहता है कि मैं तनाजे का हूँ, गढ़ी का हूँ, फरेदा का हूँ, करौली का हूँ, A to Z आसपास के जो भी गाँव हैं, उनसे आप बिना सवाल किए उसको निकालोगे। अगर नहीं निकालोगे तो फिर यार टोले उठा के ले जाओगे। और ये काम केवल और केवल करणी सेना कर सकती है। कोई किसान यूनियन से कोई नहीं डरता,
भाजपा से कोई नहीं डरता, सपा बसपा कांग्रेस सब घर में बैठी है रजाई ओढ़ के। तो ये काम अगर कोई करा सकती है और आप लोगों की शक्ति अगर हमारे पीछे है तो निश्चित रूप से हम जेवर टोल भी फ्री करा सकते हैं। और यहाँ तो किसी की ताकत नहीं है ये टोल लगा के बैठ जाओगे जो हमारे किसी बच्चे से टोल मांगे। ये व्यवस्था आज ही हम दुरुस्त करेंगे, ये हमारा वादा। दूसरी बात आती है अब जो नौकरी वाली बात है, लोकल यहाँ पे स्थायी नौकरी, तो हम भी अभी इसीलिए ज्यादा इनसे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि मान लो बाहर की कंपनियां भी आ रही हैं, 2 4 5 कंपनियां अभी यहाँ हैं उसमें जो रनिंग में है, तो इसका एक गलत मैसेज भी जाता है कि भाई वहाँ तो लोकलों का बड़ा आतंक है, तो वहाँ कंपनी नहीं चलने देते, मारपीट करते हैं। इसलिए हम अभी हमने पूरा बना रखा है, मतलब जोर तो पूरा प्राधिकरण के ऊपर हमारी पूरी ताकत के साथ हमने लगा रखा है, लेकिन हम कंपनियों पे प्रदर्शन इसलिए नहीं करते हैं कि भाई आने वाली कंपनियों पे इसका असर पड़े। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा कंपनी आए, जब जितनी ज्यादा कंपनी आएंगे उतने रोजगार हमें मिलेंगे। लेकिन यहाँ और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे सिक्योरिटी का काम है, उसके लिए व्यक्तिगत तौर पे हम प्राधिकरण को बोल सकते हैं और हम कंपनियों को बोल सकते हैं कि भाई अगर हमारा कोई लोकल का कोई हमारा भाई अगर काम कर रहा है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के उसको वो काम दिया जाए, पहले बाहर के लोगों को बाद में। अब यहाँ बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम कितने लोग करते हो आपके बीच में से बिल्डिंग मटेरियल का काम? आज हजारों गाड़ियां यहाँ पे खाली होती होंगी डेली, क्यों नहीं करते भाई? हमें पैसा भी मिल गया है, मुआवजे का पैसा भी है हमारे पास, 20 लाख रुपए लगा के काम करो, वहाँ सप्लाई लो टुकड़ों में, इस रोड का तुम लो, इस रोड का तुम लो, बड़ा अच्छा काम है। पैसे अगर कोई मारता तुम्हारा ठेकेदार मारता उसके लिए हम बताओ गले मान पकड़ के यहाँ बैठा लेंगे, भैया पैसा दे जा अपने घर सर। अभी मैं कर रहा हूँ, काम रुकवा देंगे, थोड़ी देर में कर रहा हूँ, कंपनी का काम रुकवा देंगे। अगर पेमेंट का इशू आएगा उसके लिए हम हैं, लेकिन आप इन कामों को करो। कहीं कोई सब्जी की दुकान लगाओ, जो भाई चाय चलाने लग, इसमें कोई नक्कटी नहीं है। देखो जो पैसे का काम है उसे तो हम करते नहीं है, और हम भागते हैं या तो बनना है हमें बहुत बड़ा, हमें बहुत बड़े ठेकेदार ही बनना है, या बहुत बड़ा हमें सेठ बनना है। यार ऐसे काम करो ना जिसे कम से कम 10,000 रुपए का आप सामान लेके बैठे और शाम को 1,000 रुपए नगद घर में लेके आओ। उन कामों पे भी ध्यान दो, इसमें नक्कटी नहीं है कोई, इसमें बेइज्जती नहीं। पहले नहीं करते थे हमारे बड़े बूढ़े, और आज भी कर रहे हैं। आज वहां में देखता हूँ ग्रेटर नोएडा में जो सब्जियों वाले हैं उन्होंने स्पीकर रख लिए छोटे छोटे, उनमें तो राधे 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 राधे, क्योंकि हिंदू जब वहां राधे राधे होती है तो हिंदू मुसलमान से सब्जी नहीं लेगा, उससे लेगा। फोटो लगा रखे हैं भगवान जी के, मैं खुद जाता हूँ सब्जी लेने, मैं देखता हूँ हाँ भाई यहीं से लेनी है हमें। तो हमारे हिंदू भाई अगर वो काम कर रहा है और वो शाम को 2-4 हजार मनोज जी कमा के ले जाए अगर को नगर, तो जो जिस लायक है उस काम को करो भैया। देखो रोजगार, ये मटर गश्ती छोड़ दो, पैसे जब हमें प्राधिकरण से हमारी जमीनें चली गई, पैसे मिल गए, तो उस पैसे का सदुपयोग हमें करना है। अब तीसरी बात आती है एक समाज की, कि हमारे जो नेता हैं जब वो किसी बड़े पद पे आ जाते हैं, जब जो वो मतलब अपना एक तरह से ये समझते हैं कि हम ही जो भी कुछ है हम ही है, नशे में चूर सत्ता के भी, तो उन्हें हमारी याद नहीं आती है। ऐसे में कई उदाहरण दे सकता हूं। राजा भैया, जब राजा भैया पे आफत आई तो समाज खड़ा हुआ, जान बचाई। हमारे दयाशंकर जी, जब उन पे आंच आई तो मनोज जी समाज खड़ा हुआ, जब उनकी जान बची। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके पीछे इतनी बड़ी ताकतें लगी, अगर समाज खड़ा नहीं होता तो ब्रजभूषण सिंह भी सेंगर की तरह जेल में सड़ रहे होते। और आज एक सेंगर साहब है, पूरा देश जानता है कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं। कोर्ट से लेके, पुलिस से लेके, अदालत से लेके, सरकार से लेके, सीबीआई से कोई प्रूफ नहीं है उनके खिलाफ, लेकिन आज भी जेल में सड़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने जमानत दे दी निर्दोष मान के उन्हें, तो सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरे लोग हैं चले गए। आज समाज में एक आग जली है, और मैं वायदा कर रहा हूं कि उन्हें भी निकाल के लाएंगे जैसे और निकाले। लेकिन मैं उन नेताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिस तरह आफत आती है आपके ऊपर, और जब समाज आपके साथ खड़ा होता है तो आपको भी समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपको अपने समाज में इतने लोग अपने पीछे रखने चाहिए कि कल को ऐसा कोई नहीं है कि किसी पर आफत नहीं आ सकती। आप पे आ सकती है, मुझ पे भी आ सकती है, और यहाँ जो कोई जो कहता है बहुत बड़ा आदमी उस पर भी आ सकती है। इसलिए समाज ही उसकी बचाता है। और जाने अनजाने किसी भाई से कोई गलती हो भी जाती है तो जब सही होंगे तो बाकी पुलिस की हिम्मत थोड़ी है हम पकड़ ले जाएगी। जब हम कुछ गलत करेंगे जब पुलिस उठा के ले जाएगी।
तो भाई वाकई मदद करनी है, हमारा है कुछ गलती हो गई भैया आगे गलती मत करियो, लेकिन बचाना तो से भी है। ये हमारा प्रण है कि जो करनी सेना का पट्टा पहन लेगा, जो करनी सेना का सिपाही होगा, उसकी तरफ किसी की औकात नहीं है। चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, कमिश्नर हो, थानेदार हो, दरोगा हो, सरकार हो, उसकी तरफ कोई तिरछी अगर आंख कर दे, मेरी गारंटी है, गारंटी के साथ। जितने लोग हमारे साथ करनी सेना में 5 लोग हैं, 5 लोग सब काम कर रहे हैं, आज तक किसी पे किसी पुलिस की औकात हुई हो तो पूछ लो, और अगर मैंने किसी साथी को जेल भी जाने दिया हो तो एक भी पूछ लो। कम से कम 25-30 हजार लोगों ने आंदोलन किया था पद्मावती में, मुकदमे लिखे गए, अकेला मैं जेल गया, कोई दूसरा बंदा कोई जेल जाने दिया हो आज तक तो उसकी पूछ लो, किसी से पूछ रहे। हम ऐसा नेतृत्व हैं कि आप बस सहयोग दो, कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारे क्षेत्र में ना हो सके, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें हमारे काम करवाने से रोक सके, लेकिन उसके लिए हमारे युवाओं का हमें सपोर्ट जरूर चाहिए। किसानों की लड़ाई भी, मैं किसान आंदोलनों में जाता हूं, किसान संगठनों में भी हूं, भी रहा भी हूं, लेकिन कहीं समझ में नहीं आया। आज मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की इसलिए जरूरत पड़ी कि जब मैं 14 दिन जेल में रहा तो महिपाल मकराना जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि भाई हमारा एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जेल में पड़ा हुआ है, मैं एक दिन जाके मिलूं, या मैं जेल से आ गया तो उनका क्या फर्ज नहीं बनता है मैं आके मिलूं। आज मेरा कोई कार्यकर्ता अगर थाने में बैठा हुआ है और मैं घर में जाके सोऊं रजाई ओढ़ के, तो क्या ये मेरा फर्ज बनता है? हमने जिले जिले पे वो दिलवाए थे, कोई एक कौन सा आंदोलन था मुझे याद नहीं है, हर जिले पे हमने ज्ञापन देने के लिए बोला था, तो हाथरस में 100 लड़के जब वहां ज्ञापन देने जा रहे थे नारे लगाते हुए, तो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, बाकी लड़के चले गए, 20 लड़कों को उन्होंने अरेस्ट करके थाने बिठाया। मैं उस समय उत्तराखंड था, मेरे पास उनके फोन आए, तुरंत मैंने एसएसपी को फोन लगाया, मैं अगर ये लड़के 10 मिनट में बाहर नहीं हुए, इनके मोबाइलों से, इनके अपने मोबाइलों से मुझे कॉल नहीं आया, तो 1000 लड़के लेके थाने मांग लगा दूंगा। मैंने एसएसपी को फोन किया ऑन रिकॉर्ड, कहोगे तो मैं सुनवा दूंगा, रिकॉर्डिंग फोन पड़ी होगी। नहीं डरते हम किसी से, ना हम डरते पुलिस से, ना डरते हम मुख्यमंत्री से, ना डरते हम प्रधानमंत्री से। क्यों डरेंगे? हम तो गलत काम थोड़ी कर रहे हैं भाई, हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है। दूसरे लोगों को तो खुले छूट है, समझ जाती कोई नहीं है। अब एससी एक्ट पे आ जाते हैं हम। एससी एक्ट में केवल राजपूत पीड़ित नहीं है, एससी एक्ट से जाट भी पीड़ित है, गुजर भी पीड़ित है, राजपूत भी है, बनिया भी है, कुछ मुस्लिम भी है, मुस्लिमों में भी लगती है, जो सब मुस्लिमों में भी सवर्ण होते हैं। तो ये सब लोग आए हमारे साथ, और ये ऐसा जहर है कि अभी कल परसों आपने अपने क्षेत्र में देख लिया था कि घर पे आके मारे, भुन्ना में भाई घर पे चढ़ाई करी, हजारों लोगों ने गोलियां चलाई, भीकनपुर में गोलियां चलाई, पत्थर बरसाए, घर पे आके चढ़ाई करी, और सेल्फ डिफेंस में जब उन्होंने गोलियां चला दी और उनकी गोलियां चलाई, और वो बंदा जो गोली जिसको लगी, गोली भी उनकी पक्ष की लगी, और उनका ये हाल कर दिया। अगर करनी सेना खड़ी नहीं होती, अगर हम वहां ना जाते आकलपुर पंचायत में, तो वो लोग आज गांव में बसे हुए नहीं होते। वो मुकदमा भी लिखा गया, जाटकों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया, वो भी जेल गए, उन्हें जमानत करानी पड़ी। तो क्या शक्ति है? जहां हम लोग शक्ति में रहेंगे। करनी सेना को ऐसा नाम नहीं है कि भाई इसे कोई जानने पे बताने की जरूरत है आपको, केवल ये कहना भैया मैं राष्ट्रवादी करनी सेना का सिपाही हूं, इतना ही काफी है। इससे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, किसी थानेदार से मिलना हो सीधे आप जाओ, किसी की जरूरत नहीं है किसी को, लोकेंद्र जी को बताने की या किसी मनोज जी को। आप जाइए, जाके बोलिए मैं राष्ट्रवादी करनी सेना का मैं सिपाही हूं, मेरे पास ये पद है, मेरा ये काम है। नहीं करता है तो वहीं बैठ के हमें फोन कीजिए, काम होगा तुम्हारा। तहसील में अगर कोई तुम्हारी नहीं सुनता है, आप जाइए बताइए, नहीं सुनता है कोई तो वहीं से बैठ के फोन कीजिए, उसके सामने ही फोन मिलाइए, लीजिए बात करो हमारे अध्यक्ष, देखते कैसे काम नहीं करता। बस हम तो आपके लिए, आप हमारे साथ जुड़ो मत जुड़ो भैया, हम तो करते रहते हैं, किसकी मदद नहीं करते हैं, जिसका फोन आ जाता है उसकी मदद करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, आप लोगों की सोच है, समझ है। हम अब एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, हम एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, नोएडा में एक पंचायत भी रखेंगे बड़ी। मनोज जी, आप सब लोगों को सहयोग करना है। एससी एक्ट और आरक्षण, भाई जब ईडब्ल्यूएस जो है हमें दे दिया 10%, वो भी कैसे कैसे दिया पूरा देश जानता है भाई, ना वहां कालवी साहब आंदोलन करें। एससी एक्ट का एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया, और कम से कम 20-25 साल बाद वो बंदा सुप्रीम कोर्ट से बरी हुआ,
तब एससी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कानून तो बहुत खतरनाक है, एक आदमी की जिंदगी खत्म हो गई मुकदमा लड़ते लड़ते और ये बरी बेगुनाह है। तब उन्होंने कहा कि भाई पहले जो भी आईओ होगा वो जांच करेगा और जांच करने के बाद अगर दोषी पाया जाता है मुलजिम तब उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, तब उसे जेल भेजा जाए। तुरंत बाद उसके रिएक्शन में जो दलितों ने आंदोलन किया, जब दलितों ने आंदोलन किया तो मोदी सरकार अध्यादेश लाई और उन्होंने कहा नहीं, पहले अरेस्टिंग मुकदमा बाद में जांच। उसके खिलाफ फिर कालवी साहब ने आंदोलन किया कि भाई क्यों पहले जांच होनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है, कोई दोषी है तो उसे जेल भेज दो। जब वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि तीनों प्रदेशों में सरकार गिरी, तब ये 10% का ईडब्ल्यूएस का लॉलीपॉप हमें दिया गया और उसमें भी इतनी कंडीशन लगाई गई। हमारी मांग है भारत सरकार से, जब एक देश एक चुनाव हो सकता है, ऐसा यार हो सकता है, तो आरक्षण भी सभी जातियों के लिए एक समान हो, सारी जातियां ईडब्ल्यूएस के अंदर आए। ईडब्ल्यूएस 20% कर दो ईडब्ल्यूएस को और सारी जातियों को उसी में रखो, हमें भी उसी में रखो, नहीं तो खत्म कर दो आरक्षण को। जब एक देश एक चुनाव हो सकता है, आरक्षण खत्म करो, जरूरत ही नहीं है। बच्चों को शिक्षा फ्री दे दो, इलाज फ्री दे दो, किसी को जरूरत ही नहीं है आरक्षण की, किसी को जरूरत ही नहीं है इनको कोटा में चावल खरीदने की, गेहूं देने की, किसी को फ्री में मुफ्त में बांटने की, शिक्षा और स्वास्थ्य पे जोड़ दो, उन्हें फ्री कर दो। तो इस तरह की हमारी मांगे रहेंगी। और एससी एक्ट का जो नासूर है, अगर इसको खत्म नहीं करवाओगे तो ये उन लोगों का बिजनेस बन चुका है, धंधा बन चुका है कि वो लोग पहले इनको मिलते थे 25-26 हजार रुपए से लाख रुपए तक, अब इनको मिलते हैं 8 लाख रुपए मुकदमा हमारे ऊपर लिखवाने में। जब हमारे ऊपर जो महिला, जो भी दलित मुकदमा लिखवाएगा उसको 8 लाख रुपए सरकार देगी। कितना बढ़िया कानून है। भाई हम वे आवेगा हमारे घर में पीटेंगे, घुसेंगे, हमें ही पीटेंगे और हम पे मुकदमे लिखवाएंगे और हम मुलजिम हो गए और हम ही रुपया देंगे और वो 8 लाख रुपया हमसे वसूले जाएंगे। वो 8 लाख रुपए भी हम देंगे गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट उनको देगी। तो इस तरह का कानून भारत देश में, इससे बड़े कानून और क्या हो सकते हैं। जब हम किसी सरकार से कुछ उम्मीद करके लाए, 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार दी और 2019 में तो इस तरह की सरकार हमने दी कि अगर सरकार चाहती तो इन सारे कानूनों को बदल सकती थी। आप बात करते हो हिंदू मुस्लिम की, जिन लोगों ने हमारे ऊपर हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, कितने अत्याचार करे इन्होंने हमारे ऊपर, आज भी उनके नाम से वहां रोड बने हुए हैं, कहीं वो महल बने हुए हैं। भाई क्यों, आखिर तुम क्या चाहते हो, कब बदलेंगी ये सब चीजें। कांग्रेस को पुरानी सरकारों को कोसते रहोगे, पुरानी सरकार। अरे हमारे विधायक जी को मैंने सुना कई बार, ये जो तत्कालीन सरकारें हैं उनके ये जो कानून बनाए हुए हैं, इनकी वजह से आज हमारा किसान परेशान है। भाई तुम 2017 से आज 2025 आ गई, तत्कालीन सरकारों पर ठीकरा फोड़ते रहोगे यार। आप करो ना, आपको किसने रोका है। पूर्ण बहुमत की योगी सरकार लखनऊ में बैठी हुई है, उन कानूनों को कौन बदलेगा, हम बदलेंगे क्या, जनता बदलेगी। और क्या चाहिए तुम्हें भाई, जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकारें दी है, इसीलिए दी है कि जो गलत कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं उन कानूनों को आप ठीक करो और जनता के हित में काम करो। लेकिन तत्कालीन सरकार भाई कब तक कांग्रेस को और सपा बसपा को कोसते रहोगे। 2014 से 25 आ गया, 2017 से 25 आ गया, अब कितना समय चाहिए। हम तो फिर भी भैया तो नहीं देंगे वोट, फिर भी मजबूरी है ना। हम तो भाई ये कह देते हैं ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है। हमें फांसी पे वे ज्यादा चढ़ावे, ये कम चढ़ा रहे, हमें तो फांसी खानी है। और उस फांसी से बचने के लिए आप सभी को राष्ट्रवादी करणी सेना में जुड़ना है, इसको मजबूत करना है। राष्ट्रवादी करणी सेना मजबूत होगी तो आप मजबूत होगे और आप आगे बढ़ोगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका कोई भी काम हो, बिल्कुल आधी रात 12 बजे फोन करोगे, आपके साथ खड़े हैं और आपका काम हम कराएंगे, उसके किसी पास जाने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया।